नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और आज इस कड़ी में पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, देखो राजस्थान के एकीकरण को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में बांट लेंगे। देखो जैसा कि आपको पता ही है, ये मान लो राजस्थान है, राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ और किस तरीके से भारत संघ, ये भारत का मानचित्र आप देख रहे हो जिसमें इधर आपका ये राजस्थान है, ठीक है। तो इस राजस्थान का भारत संघ में विलय और राजस्थान का एकीकरण है। इसको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए इसको दो भाग में बांट लेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एकीकरण से राजस्थान की पूर्व स्थिति कैसी थी, मतलब एकीकरण से पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। फिर हम कर लेंगे राजस्थान का एकीकरण और इस एकीकरण को हम एक सारणी के माध्यम से पढ़ लेंगे। तो एकीकरण वाली सारणी में आपको बिल्कुल कंठस्थ करवा दूंगा। तो दो पार्टों में पढ़ेंगे, पूर्व स्थिति एकीकरण से पहले की स्थिति और दूसरा पार्ट हो जाएगा राजस्थान का एकीकरण, मतलब सारणी वाला जो टेबल है वो मैं आपको याद करवा दूंगा। चलिए पूर्व स्थिति को थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्व स्थिति को देखें तो आपको याद होगा जब ये पाकिस्तान वाला पार्ट है और ये बांग्लादेश वाला है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वर्तमान का जो पाकिस्तान वाला पार्ट है और ये कौन सा है, बांग्लादेश वाला पार्ट है। थोड़ा देखो ज़रा, ये हमारा राजस्थान है, राजधानी दिल्ली है। समझिए ज़रा हुआ क्या था। अंग्रेजों ने भारत पर 250-200 साल तक हुकूमत की और जब वो छोड़कर जाने वाले थे, हम आज़ाद हुए, तो आज़ाद हमें वो फ्री करके गए, तो ऐसे ही नहीं गए, हमारे देश के दो टुकड़े करके वो चले गए। और भारत का जिस योजना के तहत विभाजन होना था वो योजना थी 3rd जून प्लान या माउंटबेटन योजना 1947। तो हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने भारत को 4 श्रेणियों में बांट रखा था, ABCD। एक अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे, बंगाल बिहार, वही श्रेणी के स्टेट थे। बी श्रेणी में क्या थी, रियासतें, मतलब जहां देसी राजा शासन करते थे, अंग्रेज वहाँ इनडायरेक्ट शासन करते थे। और राजस्थान जैसा कि आप देख रहे हो रियासतें थी, इसमें ज़्यादा था। तो राजस्थान बी श्रेणी का स्टेट था। सी श्रेणी का कैसा इस प्रदेश, डी श्रेणी मुख्य भूमि से दूर जो अंडमान निकोबार वगैरह, वो डी श्रेणी के स्टेट थे। कुल मिला के चार श्रेणी के स्टेट थे। तो राजस्थान बी श्रेणी के स्टेट में आता था। और जब अंग्रेज फ्री करके गए तो उनमें यह था कि रियासतें चाहे भारत में मिलो, वो फ्री करके गए तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाक 2 देश बनने थे। बी श्रेणी के स्टेट जो रियासतें, उनको ये दे दिया गया कि आप कहीं पे मिलो, भारत में मिलो या पाकिस्तान में मिलो, ये उनको दे दिया गया। तो भारत ये प्रयास कर रहा है कि ज़्यादातर रियासतें, उस टाइम भारत में 565 रियासतें थी जो भारत में ही मिले। पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा था कि इन रियासतों को मैं अपने में मिला लूँ। तो हमने क्या किया, हमारी जो सरकार थी केंद्र सरकार, उस केंद्र सरकार जो अंतरिम सरकार थी, उन्होंने हमें एक अलग एक डिपार्टमेंट बना दिया रियासतों का भारत संग विलय करने के लिए। तो वो कौन सा था विभाग, उसका नाम है रियासती विभाग। तो याद रखना, पूर्व स्थिति में लिख रहा हूँ रियासती विभाग। रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 में किया गया, ठीक है। और इसके अध्यक्ष बने सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके क्या थे, अध्यक्ष। और सचिव कौन थे, वीपी मेनन सचिव है। सचिव कौन है, वीपी मेनन। काम क्या है, काम इनका ये रियासती विभाग का कि रियासतों को भारत संघ में विलय करना है, ठीक है। तो तभी तो आपको पता है कि इसके अध्यक्ष सरदार पटेल, और पटेल को भारत का लोह पुरुष तभी तो कहा जाता है कि 565 रियासतों को भारत संघ में विलय कर लिया गया। तो ये जो कठिन काम था जो पटेल ने करके दिखाया, इसलिए पटेल को, सरदार पटेल को हम लोह पुरुष कहते हैं, है ना। तो जरा ये राजस्थान के संदर्भ में हमें बात करनी है। तो राजस्थान देख रहे हो, पहली बात, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण ध्यान रखना 7 चरणों में हुआ। आपसे पूछ ले राजस्थान को एकीकरण में कितना समय लगा, तो याद रख लीजिए 8, 7 और 7 2 14, मतलब 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। YMD, ईयर, मंथ और दिन, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ये रियासत है, याद रख लीजिए, मेवाड़ रियासत है, ये मारवाड़ रियासत है, ये बीकानेर रियासत है, ये जयपुर रियासत है। थोड़ा थोड़ा मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। आपसे पूछ ले कि एकीकरण के समय राजस्थान किस श्रेणी का स्टेट था, तो राजस्थान में ज़्यादातर रियासतें थी। तो राजस्थान एकीकरण में 20 श्रेणी का क्या था, स्टेट था।
बी श्रेणी का राज्य था। अब राजस्थान में रियासतें थी उस टाइम 19 रियासतें थी। यदि हम बात करें ठिकाने या ठिकानों को बोला था चीफ शिप, तो राजस्थान में 3 ठिकाने थे, 3 चीफ शिप थे, 19 रियासतें थी और एक क्या था राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश, वो एक था जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है एकमात्र। 3 ठिकाने हैं जिसमें लावा, नीमराणा और लिख रहा हूँ मैं कुशलगढ़। जरा समझिए, लावा जयपुर रियासत में पड़ता था, वर्तमान में टोंक जिले में पड़ रहा है। नीमराणा उस टाइम भी अलवर में था, आज भी अलवर में। कुशलगढ़ उस टाइम भी बांसवाड़ा में, आज भी बांसवाड़ा में। तो याद रखिए 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने जिनको चीफ शिप कहा गया, लावा जयपुर रियासत में, वर्तमान में टोंक जिले में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और नीमराणा अलवर। एक केंद्र शासित प्रदेश था सी श्रेणी का अजमेर मेरवाड़ा। अब जरा समझिए 19 रियासतें थी ना, 19 रियासतें, 19 रियासतों में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखो 2 टाइप के स्टेट थे रियासतों में, एक था सैल्यूट स्टेट और एक नॉन सैल्यूट स्टेट। ध्यान रख लीजिए 19 रियासतों में उनको कहा जाता सैल्यूट स्टेट। 2 टाइप से थे, याद रखिए। एक को कहा गया सैल्यूट स्टेट्स। 19 से जो रियासतें थी ना उसमें जरा समझिए आप, 2 टाइप से। एक रियासतें थी जिनको बोला जाता था सैल्यूट स्टेट्स, तो जिनसे तोपों से सलामी लेने का अधिकार था ना, वो सैल्यूट स्टेट्स थी। और एक कहा गया था नॉन सैल्यूट स्टेट्स। नॉन सैल्यूट स्टेट्स मतलब जिनको तोपों से सलामी लेने का अधिकार नहीं था, तोपों से सलामी लेने का अधिकार नहीं था। तो ये 2 ही रियासतें थी। आपसे पूछ ले किस रियासत को तोपों से सलामी लेने का अधिकार नहीं था, तो प्रश्न में उत्तर है कि से हो जाएगा किशनगढ़ और सह से हो जाएगा शाहपुरा। तो किशनगढ़ और शाहपुरा को तोपों से सलामी लेने का अधिकार नहीं था, उनको नॉन सैल्यूट स्टेट्स कहा गया। और बाकी जो रियासतें थी उनको सैल्यूट स्टेट कहा गया क्योंकि तोपों से सलामी लेने का अधिकार था। उसमें सबसे ज़्यादा 19 तोपों से सलामी लेने का अधिकार मेवाड़ रियासत को था, ठिकानों को वो तोपों से सलामी लेने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट देखिए पूर्व स्थिति में और क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आप राजस्थान देख रहे हो, आपसे पूछ ले कि देखो ये मेवाड़ है, ये सबसे पुरानी रियासत है, और ये देखिए झालावाड़ जो सबसे नई रियासत है, एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। तो मैं लिख रहा हूँ रियासत। रियासत 2 टाइप से सवाल बन सकते हैं। प्राचीनतम रियासत, राजस्थान की प्राचीनतम रियासत हो जाएगी मेवाड़। मेवाड़ मतलब उदयपुर। आपसे पूछ ले नवीनतम रियासत, नवीनतम मतलब सबसे नई रियासत, तो नई रियासत कौन सी है? नई रियासत झालावाड़, जो एकमात्र अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, EIC द्वारा निर्मित है 1838 में। क्लियर है? अब आपसे पूछ ले रियासतों में अलग अलग सवाल बनेंगे। रियासतें तो जी सबसे बड़ी एरिया वाइज, और मैं रियासतों में लिख दूं सबसे बड़ी रियासत पॉपुलेशन वाइज मतलब जनसंख्या वाइज। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी रियासत ये देखिए मारवाड़ है, तो मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज पूछे तो जयपुर। तो एरिया वाइज सबसे बड़ी रियासत एरिया वाइज हो जाएगी मारवाड़, मारवाड़ बोले तो जोधपुर, और पॉपुलेशन वाइज कौन सी हो जाएगी? जयपुर। अब आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी रियासत किस वाइज? दोनों वाइज, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी? शाहपुरा। क्लियर है? आपसे पूछ ले जाट रियासतें, राजस्थान में 2 रियासतें जाट रियासतें थी, याद रखना 2 है, भरतपुर और B और D, भरतपुर और धौलपुर। ध्यान रखना अलवर भरतपुर नहीं है, जाट रियासत ब्रज क्षेत्र भरतपुर और धौलपुर। आपसे पूछ ले एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र जो मुस्लिम रियासत है
तो वो कौन सी है? एकमात्र मुस्लिम रियासत आपको पता है कौन सी है? टोंक है, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। और सुनिए, उत्तरदायी शासन स्थापित करना। उत्तरदायी शासन स्थापित करने में सबसे सफल रियासत कौन सी थी? वो तो थी सैयपुर। आपको याद है सुदर्शन देव ने 14 अगस्त 1947 को जनता के प्रतिनिधियों को हाथ में शासन सौंप दिया, और राजस्थान में वो रियासत जो उत्तरदायी शासन स्थापित करने में पूर्णतः क्या रही? असफल रही। तो वो कौन सी हो जाएगी? तो आपको पता ही है कौन सी है? जैसलमेर, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? 8वां अजूबा। ठीक है, ये बातें याद रहेगी आप लोगों को। और सुनिए जरा, पूर्व स्थिति में और क्या पढ़ सकते हैं? देखिए, 3 रियासतों के मैं नाम बता रहा हूँ, बीकानेर, धौलपुर और बांसवाड़ा। कैसे याद रखना है? बीकानेर का महाराजा शार्दुल सिंह है, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह है महारावल, और धौलपुर का है उदयभान सिंह। विल्य पत्र पर हस्ताक्षर से संबंधित बातें तीनों में आप लोगों को याद रखना है। तो आपसे पूछ ले कि विल्य पत्र पर हस्ताक्षर से संबंधित हमें बातें करनी है। आपको पूछ ले कि सर्वप्रथम विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए? तो सबसे पहले विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए थे बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने। सबसे बाद में धौलपुर के राजा है उदयभान सिंह। तो सबसे बाद में धौलपुर का राजा कौन है? उदयभान सिंह। और विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते टाइम कहा कि मैंने मृत्यु पत्र मतलब डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये बात कही थी बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। इतनी बातें याद रखनी। देखो, विल्य पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर बीकानेर के शार्दुल सिंह ने, सबसे अंत में धौलपुर के उदयभान सिंह ने, और मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये बात बोलने वाला बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह है। शार्दुल सिंह सबसे पहले हस्ताक्षर करते हैं 7 अगस्त 1947 में कर दे है ना। उदयभान सिंह है 14 अगस्त 1947। क्लियर है? ये बात आप जरूर याद रख लीजिए। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाई थी। आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक धरोहर राशि बीकानेर के शार्दुल सिंह ने जमा करवाई थी। कितनी सर? उन्होंने जमा करवाई थी 4.87 करोड़ रुपए। ठीक है, इनका विलय किया गया था। रियासतों में प्री विपर्स शुरू की गई थी। तो सर्वाधिक देखो, इनको एज ए पेंशन मिलती थी। जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए तो इनको पेंशन बांधी गई थी सब रियासत के राजाओं की। तो राजस्थान में सारों ज़्यादा पेंशन ही वो जयपुर रियासत की थी, सबसे ज़्यादा पेंशन। याद रखिए, जयपुर कितनी थी? 18 लाख पर ईयर सालाना। आपसे पूछ ले न्यूनतम, तो न्यूनतम तो छोटी रियासत की होगी। न्यूनतम पूछ ले तो न्यूनतम तो किसकी? छोटी रियासत की होगी भाई। न्यूनतम प्री विपर्स थी वो सबसे छोटी रियासत कौन सी? सैयपुरा की थी, मात्र 90,000 रुपये था प्रति वर्ष। ठीक है, ये प्री विपर्स एक तरीके से हम पेंशन कह सकते हैं इन राजाओं की, ये बांधी गई थी। फिर क्या हुआ? फिर आपको याद है 1971 में हमने संविधान संशोधन कर दिया। 1971 में हमने संविधान संशोधन किया जब पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के टाइम हमने संविधान संशोधन किया और प्री विपर्स क्या कर दी? प्री विपर्स इन सब राजाओं की क्या कर दी? बंद कर दी। तो 1971 में हमने संविधान संशोधन करके इन राज्यों के प्री विपर्स क्या कर दी? बंद कर दी। क्लियर है? आपसे पूछ ले इसके अलावा कौन सी रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी? स्वतंत्र रह सकने वाली
स्वतंत्र रह सकने वाली शक्ति थी रियासतें। कौन सी रियासतें थी जो स्वतंत्र रह सकती थी? स्वतंत्र रहने के लिए क्या होना जरूरी था? वो रियासत स्वतंत्र रह सकती थी जिसकी 10 लाख सालाना इनकम है, 10 लाख पॉपुलेशन है और 1 करोड़ सालाना इनकम है। तो ये क्या होनी चाहिए? 10 लाख रुपए वार्षिक इनकम प्लस 1 करोड़, मैंने उल्टा बोल दिया, 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ इनकम। तो स्वतंत्र रह सकने वाली रियासतों के लिए क्या शर्त थी? 1 करोड़ आय, 1 करोड़ वार्षिक आय होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया, और 10 लाख क्या होनी चाहिए? पॉपुलेशन। 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ वार्षिक आय वाली रियासत स्वतंत्र रह सकती थी। इस शर्त को पूरा करने वाले राजस्थान में 4 रियासतें है ना, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर। तो याद रख लीजिए, इसमें 4 रियासतें आ रही थी। एक तो जयपुर आ रही थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और एक मेवाड़ रियासत उदयपुर। ये 4 रियासतें थी जिनकी 1 करोड़ वार्षिक इनकम थी और 10 लाख रुपए 1 करोड़ इनकम थी, 10 लाख पॉपुलेशन थी। तो ये 4 रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी। और पूर्व स्थिति में क्या कर सकते हैं? लेकिन स्वतंत्र रहने की घोषणा किसने कर दी? ये भी सवाल आता है। स्वतंत्र रहने की घोषणा किसने कर दी? तो घोषणा के लिए आप याद रख लीजिए, स्वतंत्र रहने की घोषणा A, B जोड़ूं, ट्रिक याद रखो। तो 4 रियासतें होगी, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, डूंगरपुर। इन्होंने घोषणा की थी। अलवर, भरतपुर, जो से क्या हो जाएगा? जोधपुर, और डू से क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। पाकिस्तान में 2 रियासतें मिलना चाहती थी। तो आपसे पूछ ले कि पाक में मिलना चाहते थे। तो पाकिस्तान में एक तो जोधपुर रियासत मिलना चाहती थी और एक टोंक। याद रखिए, टोंक और जोधपुर के राजा भोपाल के नवाब के माध्यम से जिन्ना से इनकी बातचीत चल रही थी। तो पाकिस्तान में मिलना चाहने वाली रियासतें कौन सी? एक तो क्या है? जोधपुर, और एक कौन सी है? टोंक। बाद में इनसे भारत संघ में विलय पर साइन करवा लिए गए। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। तो ये राजस्थान के एकीकरण में हमने सबसे पहले राजस्थान की पूर्व स्थिति को जाना कि मामला क्या था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो एकीकरण वाले जो सारणी। तो पूर्व स्थिति में आपने कम से कम 25 से लेकर 30-40 जो फैक्ट जो देखे, जहाँ से एग्जाम में अक्सर सवाल आते रहते हैं, और मैंने प्रयास किए कि वो सारे तमाम फैक्ट जो सवाल बन सकते थे आपको याद करवाने के। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, जिसमें पढ़ेंगे एकीकरण का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।